नमस्कार। आज यूपीएससी ने अपना पेपर लिया, अपना सारा सब कुछ हमने जिस मेहनत से पूरी साल एक तैयारी की थी, उसका पूरा का पूरा आउटपुट निकालने का वक्त आज के दिन ही था। जितनी हमने मेहनत की थी उसी लेवल का पेपर भी आया था। पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई आसान पेपर आया हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कुछ पेपर बिल्कुल ही ऐसा आ गया हो, आउट ऑफ बॉक्स आ गया हो। जैसा यूपीएससी का पैटर्न होता है कि फैक्ट्स को मिक्स करके देखना है और फैक्ट्स के साथ में आपका नॉलेज जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर चेक करना है। एक एनालिसिस अगर हम इस प्रकार से देखें सब्जेक्ट वाइज, तो इसी प्रकार का एनालिसिस उभर के आता है। देखिए, अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करें तो सेक्शन वाइज अगर हम देखें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं लगभग 8 से 10 जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हम उनको करंट अफेयर के सेक्शन में रखेंगे। अब करंट अफेयर के सेक्शन में आप लोग सोच सकते हैं कि और कहीं पे तो बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं कि करंट अफेयर का सेक्शन इतना आया ही नहीं। बिल्कुल, आप खुद ब खुद देखते जाएंगे कि किस प्रकार कितनी खूबसूरती से करंट अफेयर को यूपीएससी ने इस्तेमाल किया है। चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो, चाहे वो आपका कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित करंट अफेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हो, हर जगह पे यूपीएससी ने करंट अफेयर को इतनी खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया है। तो अब अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, तो मोर और लेस जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा एक मतलब ये बोल सकते हैं कि ना ही ज़्यादा टफ तो ना ही ज़्यादा इजी होते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 95 to 100 प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतनी ही जाने वाली है क्योंकि हमेशा की तरह इसी चीज़ को यूपीएससी ने कवर किया है। तो चलिए आगे, अभी टाइम को जाया ना करते हुए हम 1 by 1 जो है हमारे डिफरेंट सेक्शंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू हम अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे। आपको जो है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आंसर्स को समझाएंगे, साथ में ही हम आपको बताएंगे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये आंसर होगा, बल्कि जो सोर्सेज हैं जो खुद उस आंसर की पुष्टि करते हैं, हम उनके बारे में भी यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे कि ये यहाँ से इस तरीके से रिलेट करता है। तो माई सेल्फ प्रीतम चौधरी और मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स IAS 2 2021 का करंट अफेयर का सेक्शन। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन लग सकता है कि हल्बी हो और कुई, हल्बी हो और कुई जो पर्टेन करती हैं कि किस सेक्शन में आएंगी। तो देखिए मोर और लेस देखने में ऐसे लगता है कि डांस फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एंड ट्राइबल लैंग्वेजेज, यानी कि लगता है हमें कि आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी कि नक्सलाइट प्रभावित जो हमारा एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स चलाए थे। तो आप करंट अफेयर का न्यूज सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल आपको करंट अफेयर के न्यूज सेक्शन में ये चीज मिल जाएगी कि हल्बी समुदाय, हल्बी समुदाय यानी कि हल्बी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए ये पोषण संबंधित योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की नक्सलाइट क्षेत्र में। तो वहां से ये क्वेश्चन रिलेट होता है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ बॉक्स, नहीं, ये अभी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जो ट्राइबल यूनिट्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारी, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेटेड अप्रोच के साथ में डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था। तो उन्हीं में से एक था
करंट न्यूज के अंदर कि हल्बी समुदाय, हल्बी लैंग्वेज बोलने वाले झारखंड छत्तीसगढ़ के एरिया के लोगों के लिए पोषण संबंधित योजना लॉन्च की, अन्य योजनाएं लॉन्च की उस क्षेत्र में उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हल्बी हो कुई एक समुदाय हैं ये हमारे ट्राइबल एरिया के जो हल्बी हो कुई लैंग्वेजेज बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जनजातीय भाषा। फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF एंड द अबोर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये भी हमारा एक आपको मैं सोर्स बताती हूँ यहाँ पे, हिंदुस्तान बिजनेस हमारा जो एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है और अन्य न्यूज़पेपर में भी फरवरी, अगर मोर हिंदुस्तान बिजनेस की ही हम बात करें तो 18 फरवरी 2021 के अंदर एज इट इज ये न्यूज आई थी। वहां से अगर किसी ने हेडलाइन को भी पढ़ा हुआ होता तो ये उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज हेडलाइन में से उठा करके ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो दूसरा भी अगर हम बात करें अन्य सोर्सेज की भी, तो फरवरी 2021 का जो करंट अफेयर है उसके अंदर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या सही है क्या गलत है यदि इसकी हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे UNCDF नहीं है, UNCDF की बजाय क्या कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें सहयोग किया है आरबोर के साथ में, यहाँ पे है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये साथ में एक अर्बन एरिया में फॉरेस्ट डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। हैदराबाद को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2020, ये बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे यदि FAO आएगा तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है आपका। करंट अफेयर्स से कैसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि 2000 के अंदर प्रारंभ किए गए थे। अब सोच रहे होंगे कि 2000 का है तो किस प्रकार से करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए 2000 में ये बिल्कुल शुरू किए गए थे, लेकिन ये हर साल दिए जाते हैं। हम स्पोर्ट्स एंड अवार्ड जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं या स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है ये। और ये चर्चा में क्यों थे, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो मिले थे वो मिला था राफेल नडाल को और नाओमी ओसाका को, और ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित हैं। और उसी टाइम पे ये चीज चर्चा में आई थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जिस व्यक्ति को मिला है वो भी आपका टेनिस से संबंधित है और किस किस को मिला है। तो इस पे काफी चर्चा हुई थी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित खेल के क्षेत्र के अवार्ड हैं जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि मेल और स्पोर्ट्स वुमन को यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा तो क्या है यहाँ पे फैक्ट्स याद होने चाहिए थे। जो पीछे के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं उनके जो फैक्ट्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो देखिए अगर हम देखें अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2000 के अंदर 1999 में इनका जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2000 के अंदर ये सबसे पहले दिए गए थे। तो टाइगर वुड्स जो है पहले सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं उसकी श्रेणी के अंदर आए थे वर्ष 2000 के अंदर ही। अब तक ये पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। तो देखिए एक तो आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे और स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए था। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ये पुरस्कार अधिकतर फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी, फॉर्मूला 1 किससे संबंधित है, कार रेसिंग से संबंधित है।
कार रेसिंग से संबंधित है और अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। हो गए कि नहीं? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 2 कहता है कि रेसिंग के क्षेत्र में मिला है सबसे ज्यादा, और स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि रोजर फेडरर को मिला है, यानी कि वो कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 यदि कॉन्ट्राडिक्टिंग है और हमें यदि इनमें से ये पता लग जाए कि ये वाला ज्यादा सही है, तो अपने आप हमारा क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि अवार्ड्स यदि आपने पढ़े हैं और उसी टाइम पे लोरियस अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो लोरियस अवार्ड मैंने कहा कि जो है राफेल नडाल को दिया गया था, तो ये भी चर्चा रही थी कि वो रोजर फेडरर से कितने अवार्ड पीछे हैं, और नाओमी ओसाका के बारे में भी चर्चा रही थी, यानी कि टेनिस की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो थोड़ा सा भी अगर उस टाइम पे हमने ध्यान से करंट अफेयर का देखा था तो रोजर फेडरर की बारे में हमें पता चला था, इनको मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा 5 बार ये अवार्ड मिला है। कितनी बार मिला है? 5 बार मिला है। ये खूब चर्चा में रहा था। तो यानी कि 3 है वो सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। तो 1 और 3, 1 एंड 3 जो है वो आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो 1 एंड 3 के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 9, देखिए मैं आप यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर सीरीज सी के कर रहे हैं। आपका जो पेपर सीरीज है उसी के हम क्वेश्चंस जो है इसी सीक्वेंस में सीरीज में चेक कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं उनको पता लग जाएगा जो लैंग्वेज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द 32वें जो हमारे समर ओलंपिक्स हुए थे, अभी हुए थे लेटेस्ट, और बहुत ही बड़ा एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र का आयोजन होता है ये, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आना बनता है। अब वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हमें भी पता है कि यूपीएससी नहीं पूछती कि किसने पहली बार जो है अवार्ड ये वाला खेल जीता, वो जीता, वो एक वन ऑफ द क्वेश्चंस हो सकता है। लेकिन ये अगर यूपीएससी के लेवल पे जाके देखेंगे तो करंट अफेयर का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल हेडलाइंस बन करके आए थे, करंट अफेयर की हेडलाइन, ये कोई इन डेप्थ जा करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे ही अगर आप अभी भी सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले गूगल सर्च के अंदर ही शामिल हो जाएंगे, आपके सामने दिख जाएंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ऑफिशियल मोटो जो था इस ओलंपिक के लिए ए न्यू वर्ल्ड, यानी कि एक नई दुनिया है। तो नहीं, हमने जब करंट अफेयर की क्लास ली थी अगस्त के अंदर, ओलंपिक जब हमने पढ़े थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो मोटो है, जो बेसिक मोटो है, वो रखा गया था यूनाइटेड बाय इमोशंस। और इसको याद करने का भी मैंने तरीका बताया था कि हम कोविड के टाइम पे फिजिकल टच के अंदर नहीं आ सकते, तो वी आर कनेक्टेड बाय इमोशंस, इमोशनली हम कनेक्ट हैं, ये संदेश देना चाहता है टोक्यो ओलंपिक। तो देखिए इसका मोटो जो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, ये रखा गया बेसिक मोटो की कैटेगरी में। फिर और जैसे ही समर ओलंपिक शुरू होने वाले थे तो एक और मोटो जो है इसके साथ में ऐड किया गया था, वो किया गया था आपका फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, यानी कि तेज, ऊंचे और स्ट्रॉन्ग होकर के साथ। ये एक और, अब देखिए ये दोनों ही चीजें क्या थी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी, ये हेडलाइन बन के आई थी। तो एक न्यू वर्ल्ड वाला जो ऑप्शन हो गया हमारा, ये बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड था स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल, ये इंक्लूड किए गए थे, बहुत चर्चा में रहे थे कि कौन कौन से नए खेल जो हैं इस बार के ओलंपिक के अंदर ऐड किए गए थे। बिल्कुल एक साथ में ही ये सारे खेल के नाम मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है जो कि इसके ऊपर विचार शुरू हो गया था पहले, और 2019 से ये आपकी शुरू हुई थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुई थी, इस वजह से बहुत चर्चा में थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ये बताया गया था कि ये तीनों फॉर्मेट के अंदर, यानी कि 2020, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक हाईएस्ट लेवल का आपका टूर्नामेंट आयोजित करने की दिशा में कदम है। क्योंकि वनडे के अंदर क्या होता है, वनडे वर्ल्ड कप होता है, 2020 में भी क्या होता है, 2020 वर्ल्ड कप होता है। तो इसी टाइप का कोई आपका जो है एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक प्रकार का कोई आपकी कंपटीशन आयोजित होना चाहिए, किसके क्षेत्र में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो उसी टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड कप टाइप का आयोजन करने के लिए क्या किया गया था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लॉन्च किया गया था। ये एक प्रकार का ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर टॉप 9 की जो टीम्स हैं वो 2 साल तक क्या करेंगी, टेस्ट क्रिकेट के डिफरेंट मैचेज खेलेंगी, और फिर उन 9 में से अंक निर्धारित किए जाएंगे, उनको कितने कितने अंक मिलते हैं, और इनमें से जो टॉप 2 होंगी, टॉप 2, उनके बीच में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फिनाले यानी कि फाइनल मैच जो है वो करवाया जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें न्यूज़पेपर, डिफरेंट जो हमारी मैगजीन्स हैं, करंट अफेयर के सोर्सेज हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड क्या कर लिया, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। पहला क्या कहता है, द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। बिल्कुल सही है। शुरुआत होगी टॉप 9 में से 2 साल तक। तो देखिए ये 2019 में शुरू हुई थी और 2021 तक 2 साल तक इनमें से टॉप 9 में से मैचेज हुए, इनके मार्क्स मिले इनको प्रत्येक मैच में जो जीतने वाली टीम थी, और ओवरऑल 9 में से कोई टॉप 2 हुए, उनके बीच में फाइनल मैच हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, यानी कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उन्होंने कितने मैच जीते इसके आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ द इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन द इंग्लैंड। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको करंट अफेयर में ये चीज़ याद है कि इस बार की टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस किस के बीच में हुआ था, फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया। न्यूजीलैंड वर्सेज यदि इंडिया का मैच हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है ना कि न्यूजीलैंड किससे ज़्यादा होगा, इंग्लैंड की तुलना में उसने ज़्यादा मैच जीते हैं, तभी तो वो फाइनल में पहुंचा। तो हमें इतनी सी बात पता थी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके करेक्ट हो गए हैं। ये क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर था। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शहर का अधिकार, राइट टू सिटी। देखिए ये एक बहुत ही चर्चा के अंदर रहा था। यूएन हैबिटेट के द्वारा नॉर्म्स जारी किए जाते हैं, यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जिसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड टू द हैबिटेट एनवायरनमेंट उसमें जारी किया जाता है। अभी के टाइम में जो हमारा कोविड का टाइम था, प्लस डिफरेंट जो एरियाज के अंदर वार चले थे, जिस प्रकार से मिडिल एशिया में चला था, अफगानिस्तान का या बाकी भी, तो क्या हुआ था, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई थी और रिफ्यूजीज के अधिकार की बात की गई थी। तो उस टाइम पे आपका राइट टू सिटी जो है चर्चा के अंदर रहा था। राइट टू सिटी रिफ्यूजी प्रॉब्लम के चलते बहुत चर्चा के अंदर रहा था। राइट टू सिटी क्या कहता है, राइट टू सिटी कहता है कि उस सिटी के अंदर रहने वाले लोगों का, निवासियों का क्या होगा, सिटी के रिसोर्सेज, ये अर्बन नेटिवनेस से रिलेटेड है। सिटी के रिसोर्सेज पे
अधिकार होगा उनको असेस करने का, बशर्ते वो ऑथोराइज्ड होते हैं। तो देखिए उससे रिलेटेड इसको क्वेश्चन बना करके स्टेटमेंट की फॉर्म में डाला है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते थे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में यूनाइटेड जो नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो जो जो इनको मान लेता है उनको मॉनिटर, तो आपको नाम से ही पता चल गया कि यूएन हैबिटेट। तो ठीक है, इसको एक बार हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम द पब्लिक स्पेसेज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। देखिए हमारे खुद के डीपीएसपी हों या अन्य हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके अंदर एक बात बहुत क्लियरली बोली गई है कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी या पब्लिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनको असेस करने का अधिकार है। तो उसी बात को तो यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया है ना कि पब्लिक रिसोर्सेज को पब्लिक को असेस करने का अधिकार है। तो ये बात तो सही हो गई कि पब्लिक रिसोर्सेज को असेस करने का अधिकार हो गया। अगर सिटी में बात करें तो सिटी में हो गया, बाकी जगह पे बात करें वहां पे हो गया। नेक्स्ट कहता है राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई। देखिए कैन नॉट डिनाई यानी कि मना नहीं कर सकता एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। अब यहाँ पे खुद देखिए पब्लिक सर्विस का मतलब हो गया आपकी जो है लोक सेवा। जो लोग अनऑथोराइज्ड तरीके से रह रहे हैं, जो वहां के नागरिक नहीं है, रिफ्यूजीज से, मैंने कहा था ना रिफ्यूजीज से कनेक्ट किया था, जो लोग अनऑथोराइज्ड तरीके से यदि रह रहे हैं, अनऑथोराइज्ड आकर के रह रहे हैं, तो क्या उनको लोक सेवा में शामिल कर लिया जाएगा? ऐसा तो हमारे खुद के यहाँ पे भी नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं मिला हुआ है। लोक सेवा के अंदर जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जो ऑथोराइज्ड सिटीजन्स होते हैं, उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। तो ये बिल्कुल जो है इनकरेक्ट हो गया। तो आपका 3 जहाँ जहाँ पे है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब 1 and 2, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी क्या है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि यूएन हैबिटेट जो है इसको मॉनिटर करता है या नहीं। अगर वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी तो भी आपके इसके साथ में कंबाइंड करके क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 1 and 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। लेकिन क्या डाल दिया, यूनिसेफ। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी की है, ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर थी। देखिए 21 फरवरी को ये दिवस मनाया गया था। अभी जो पीछे 21 फरवरी गई थी उसके अंदर भी ये चर्चा के अंदर रहा था। तो 21 फरवरी को ये दिन मनाया गया, लेकिन इसको डिक्लेयर करने का काम करता कौन है, यूनेस्को। यूनिसेफ इज रिलेटेड विद द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। यूनेस्को ही किससे रिलेटेड काम करता है, कोई भी आपकी साइट का कंजर्वेशन करना हो, आपको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना हो, एजुकेशन से रिलेटेड काम करना हो, वो सारे काम कौन करता है, हमने पढ़ा हुआ है ब्रॉडली, यूनेस्को करता है। तो एक बस इसी चीज के ऊपर ध्यान चला गया तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। यूनेस्को यानी कि क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 जहां जहां पे है उसको कट कर दो। ऑप्शन 1 कट हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखना है कि 2 करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में क्या किया है, करंट को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में मिक्स कर दिया गया अब की बार। तो ये भी यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू हमारा करंट अफेयर, प्योरली करंट अफेयर से हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात क्या कहती है, डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेज। तो देखिए जो आपकी ये वाली जो डिमांड है,
कि बांग्ला जो है एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उस टाइम पे जो पाकिस्तान है आपका, वो क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि ये दो हिस्सों के अंदर बट गया था। पूर्वी पाकिस्तान था जो आज के दिन पे क्या बना हुआ है आपका, बांग्लादेश बना हुआ है, और वो बना हुआ वेस्ट पाकिस्तान आपका पाकिस्तान बना हुआ है। सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अथॉरिटी या पावर या हम कहें कि जो कर्ता धर्ता थे वो कौन से थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले थे। तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब उर्दू को उन लोगों ने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो तब ईस्ट पाकिस्तान से जो है धर्मेंद्र नाथ दत्त, जो है धीरेन्द्र नाथ दत्त, कौन, धीरेन्द्र नाथ दत्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई थी कि नहीं आप, हम भी जो हैं ईस्ट पाकिस्तान वाले, हम जो है बंगाली भाषा बोलने वाले हैं और हमारी जनसंख्या भी कोई कम नहीं है, हमारी भी बहुत जनसंख्या है, तो हमारी लैंग्वेज को भी क्या है एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। और इनकी इस मांग को खारिज किया गया था। तो बिल्कुल ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड ऑफ बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द, ये डिमांड उठाई गई थी। और ये हमें पहले भी पता है, थोड़ी सी भी हिस्ट्री यदि पढ़ी थी तो हमें भी पता है कि अंत में जो हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान बना था वो बंगाली के आधार पे ही बना था, बंगाली भाषा बोलने वालों के आधार पे। 1971 में जब इंडिया ने उसको रिलीज करवाया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 ओनली, यानी कि केवल 2 सही है, क्योंकि यूनिसेफ नहीं आएगा यहाँ पे, यूनेस्को आएगा। तो आपका हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, यानी कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए अभी ये जो है अभी फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन, फॉरेस्टीकरण करने के लिए, यानी कि जो है वनीकरण बढ़ाने के लिए हमारी जो है एक मीटिंग भी हुई थी यूनाइटेड नेशन की टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, वो इंडिया में ही हुई थी, लास्ट जो मीटिंग हुई थी। तो उस वक्त से ही ये चीज क्या थी, इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट किए या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ के थ्रू जो है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट किया जा सकता है, उसको लेकर के क्या थे चर्चाएं चल रही थी। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले 1 बाय 1 डिस्कस करने की बजाय मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लीगली बाइंडिंग टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन, ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है। जो हमारे मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल जो है उनको एक साइड छोड़ दें, तो कभी भी हमने ये चीज़ तो नहीं पढ़ी कि लीगली बाइंडिंग डेजर्टिफिकेशन या जो है वनीकरण को बढ़ाने के लिए जो आपका वनों पर घोषणा से संबंधित कोई लीगली बाइंडिंग साइन किया गया हो। तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 कहाँ कहाँ पे है, इसमें है, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसमें है, इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ए और डी में से हमें सिलेक्ट करना है। ए और डी में से क्या है आपका, या तो आपको 1 पता हो या 4 और 5 के अंदर। तो देखिए 1 की बात करते हैं, इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। देखिए ये हमारे सिलेबस में है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो हमारी समिट्स हैं उसके अंदर हमने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो आया था वो आया था आपका सितंबर 2014 के अंदर, सितंबर 2014 के अंदर ये आया था सबसे पहले न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो ये 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। दूसरा है, इट एंडोर्सेज ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए यानी कि वनों के जो है जो उसको ह्रास को रोकने के लिए एक समय रेखा का समर्थन किया गया था। तो बिल्कुल
इसके अंदर ये डिक्लेयर किया था, इसके जो सिग्नेटरीज थे उन्होंने कहा था कि 2020 तक तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि जो वनों का जो ह्रास हो रहा है, वन जो कट रहे हैं उसके कटने की दर को हम हाफ कर देंगे 2020 में। और उन्होंने कहा था कि 2030 के अंदर हम इसको कंप्लीटली क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, यानी कि वनों के कटने की दर को हम एंड कर देंगे, ये 2030 में कहा था। तो क्या हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन्होंने डिसाइड की थी। इसमें एंडोर्स करती हैं गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी। देखिए, वनों के लॉस को रोकना है, वनों के लॉस को रोकना है तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर होना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का उसके अंदर रोल होता ही होता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज यानी कि वनों में रहने वाली जनजातियां या वहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग, तो ये हमारा कॉमन सेंस की बात है कि उनको भी इन्वॉल्व करना होगा। अब बिग कंपनीज, यानी कि अगर हमने पढ़ा है कि इस प्रकार का कोई भी होता है तो उसमें CSR के थ्रू या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज क्या करती हैं, सहयोग करती हैं जो है अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि 1 और 4 के साथ में आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए जो है वो आपका सही आंसर इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वाटर क्रेडिट, यानी कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत सरकार खुद क्या कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन चला रही है। और जब जब स्वच्छ भारत मिशन का इस प्रकार से लार्ज स्केल के ऊपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिक्र हुआ है तो एक दो चीजें हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाती हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आ जाता है, इसी प्रकार से हमारा पानी की स्वच्छता या पानी पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने वाला water.org सामने आ जाता है। तो जो हम UPSC लेवल की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर स्वाभाविक तौर पे स्वच्छ भारत मिशन के साथ में इसकी जानकारी क्या रहती है, हमारी चर्चा के अंदर नजरों के सामने आती ही आती है। वहीं से ये क्वेश्चन उठाया है, वहीं से इस चीज को क्या किया है, रिलेट किया है। देखिए, यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी कि माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। एक वर्ड आप देख रहे होंगे, क्रेडिट। वाटर के साथ में क्या कनेक्ट है, मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस इस तरीके से अप्लाई करते हुए चलेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे कि वाटर के साथ में जुड़ा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि एक प्रकार का वित्त पोषण, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ए प्रोग्राम। तो वो ही यहाँ पे क्या बोला इसने कि पुट्स द माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो ठीक है, एक बार होल्ड पे रखते हैं, हमें लग रहा है ये सही है क्योंकि क्रेडिट इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये है। इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ये ऐसे क्षेत्रों में काम करता है जहाँ पे कम से कम बीमारियां हो और लोग ज़्यादा स्वास्थ्य की ओर बढ़ें, स्वास्थ्यप्रद होने के साथ में काम करें। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक और WHO जो है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ये लोन प्रोवाइड करता है जनरली किस चीज़ के लिए, फॉर कैपिटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और जनरली ये डील करता है विद द गवर्नमेंट्स, यानी कि भारत सरकार को क्या करेगा, भारत सरकार के थ्रू जो है कोई प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंसिंग करेगी। इस प्रकार की जो सहायतार्थ है ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहां पे ये अप्लाई करता है। अब ये चीज मैंने कहा कि आपने करंट अफेयर यदि स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा है तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के अंदर इसी प्रकार की इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने की बात थी, ये चर्चा के अंदर था। तो वहां पे बात थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की नहीं, water.org की, ये चर्चा में था। water.org जो है गैरी वाइट और जो है डेमोन, गैरी वाइट
और एक्टर डेमोन, इन दोनों का एक इनिशिएटिव है और ये क्या करता है, आपका फाइनेंस उपलब्ध करवाता है water.org के थ्रू माइक्रो फाइनेंस। किनको? पुअर पीपल को, या उन लोगों को जो कि अपनी खुद की नीड जो है साफ स्वच्छ पानी की और सैनिटेशन से संबंधित है, वो सेल्फ डिपेंडेंटली सोल्व करना चाहते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंटली यदि माइक्रो फाइनेंसिंग होगी, वित्त सेवा होगी, तो वो क्या नहीं होगी, वो सब्सिडाइज्ड नहीं होगी। अगर माइक्रो फाइनेंसिंग वित्त सेवाएं, हमने पढ़ा है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, एक प्रकार के छोटे छोटे लोन देते हैं। और सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज आर लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई ऐड होती हैं, यानी कि सहायताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को, यदि हम स्टेटमेंट नंबर 3 को देखेंगे, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। दैट मीन्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट की सब्सिडीज पे डिपेंड हुए बिना खुद के ही छोटा मोटा लोन लेकर के अपने घर में नल लगवा लिया, अपने घर में साफ पानी के लिए पाइपलाइन बिछवा ली। इस प्रकार के छोटे छोटे जो आपके जो फाइनेंस जो है उसके उपलब्ध कराने का water.org करता है। इसमें अन्य कंपनी आके इन्वेस्ट करती हैं और ये माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए पैसा उपलब्ध करवाता है। तो देखिए, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियरली क्या हो गया, water.org होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 1 और 3 जो हैं आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज कंप्लीटली आपका रिसेंट करंट अफेयर्स है। ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, R2 का मतलब है जो आपकी रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग के क्षेत्र में गवर्नमेंट कंटिन्यूसली 1 बाय 1 कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रही थी। और ये चीज़ हमें समझ जानी चाहिए थी कि जैसे कि आपको जो है अलग अलग स्कीम्स लेकर के आई थी, इंसेंटिवाइज करना इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी, PLI स्कीम लेकर के आई थी। तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो स्क्रैपेज बनता जा रहा है, जो कचरा बनता जा रहा है, उसका साइंटिफिक तरीके से निस्तारण करना भी आवश्यक है। और ये हमारा यहाँ पे करंट प्लस एनवायरमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, करंट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहां का सेक्शन से ये आपका क्वेश्चन उठ के आया है। तो R2 कोड रिलेटेड है आपका, R2 मींस रेस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। अब देखिए, ये लेकर के कौन आया कोड? ये लेकर के आया आपका सेरी, जो सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। ये आपका एक इंस्टीट्यूट है जो कि वर्क करता है इन द डायरेक्शन ऑफ कि सही तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स की किस प्रकार से रिसाइकलिंग की जाए। तो उसी के लिए आपको साफ साफ दिख गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसाइकलिंग की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं जो कि करंट के अंदर एनवायरनमेंट के क्षेत्र में चर्चा में थे, किस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, या फिर हम स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी हमने इस प्रकार की चीजें पढ़ी हैं। तो ये वहां से ही आपका एक करंट प्लस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन उठ के आया है। ओके, तो थैंक यू। ये हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन था उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट और आपसे क्वेश्चंस अभी फर्दर डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।